हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस बाय आश। माय नेम इज आशा तिवारी और आज हम लोग एमसीक्यूज बेसिकली करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लासेस चल रही हैं और कल मैंने बीएनएस की भी एक इंट्रोडक्टरी क्लास डाली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसकी क्लासेस भी जल्द ही आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम लोगों ने लगभग सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक कवर कर लिया है मोटा मोटा। तो उसी सेक्शन के अंतर्गत ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, होल ऑफ इंडिया या फिर ओनली यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए आंसर है होल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। ओके, अच्छा, इसमें कुछ इंडियन एविडेंस एक्ट वाले भी क्वेश्चंस हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। है एविडेंस ही, मतलब जैसे कुछ कुछ चीजें अभी आपसे पूछी जाएंगी कि पार्ट्स फॉर्मिंग द सेम ट्रांजैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा एविडेंस एक्ट है, थोड़ा सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, फैक्ट या फिर विटनेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटनेस को गाइज डिफाइन नहीं किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, एविडेंस अंडर सेक्शन 3 इंक्लूड्स ओरल स्टेटमेंट्स ओनली, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली, बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ओनली। सेक्शन 3 में जो एविडेंस की बात की जा रही है, अगेन मैंने बोला कि इंडियन एविडेंस एक्ट भी, मतलब उस क्वेश्चन एग्जैक्टली थोड़ा उसी से है। अगर हम सेक्शन 3 हटा दें और नॉर्मली भी इस क्वेश्चन को पूछ दें कि एविडेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है और आपसे क्वेश्चन पूछ दें, तो ओरल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर सर्कमस्टेंशियल ओनली। तो इसका आंसर है गाइस बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 4, एविडेंस में बी गिवन ऑफ। नाउ दिस कम्स फॉर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस दिया जा सकता है किसका, मैंने आपको पढ़ाया भी है, फैक्ट्स एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट्स, बोथ फैक्ट्स एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स या फिर एनी फैक्ट। कम ऑन, टेल मी द आंसर। Obviously easy one, both facts and issue and relevant facts. Coming to our next question, question number 5। देखते रहिएगा आप लोग कितना सही कर रहे हैं, जज करिएगा अपने आप को, क्योंकि लाइव नहीं है। एक दिन के मतलब लाइव भी लाऊंगी, बट अभी आज के लिए यही है। तो facts forming the part of same transaction are known as res judicata, res gesti, res ipsa loquitur या res nullius। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी is the correct answer. Now, next question. Facts which are the cause or effect of facts and issue are irrelevant, relevant, admissible only with permission of court या hearsay. Question कह रहा है कि facts जो cause या effects की बात करें, जो कि fact and issue हैं उनके, तो वो क्या होंगे? तो ये होंगे relevant. Option number B is the correct answer. Next question. Motive and preparation for crime are considered irrelevant, relevant, फैक्ट एंड इशू या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मोटिव और प्रिपरेशन क्या है? बहुत सिंपल आंसर है इसका, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट एंड इशू आर। अगेन, वो तथ्य जो किसी और फैक्ट एंड इशू को एक्सप्लेन करने या इंट्रोड्यूस करने के लिए जरूरी हैं, वो क्या होंगे? इररेलेवेंट, relevant, admissible only in civil cases या admissible only in criminal cases? Come on, what is the answer? Yes, you guessed that right. It is option number B, relevant. Now coming to our next question, question number 9, facts which are inconsistent with facts and issue are irrelevant, relevant, or admissible only if proved by expert या documentary evidence only. Question number 9 everybody. Facts which are inconsistent with facts and issue, they are also relevant facts. Coming to our next question, question number 10, facts which affect the probability of facts and issue are irrelevant, relevant, admissible only in criminal cases या admissible only in civil cases. What will be the answer of this? Facts which affect the probability of facts and issue. Option number B, they are relevant facts.
तो ये 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं? 10 में से 10 सही हो गए हैं क्या? ओके, अभी 5 क्वेश्चन और हैं, सो डोंट वरी। अगर सोच रहे थे कि बस 10 ही क्वेश्चन है तो नहीं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है बाबा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस तो लाइक भी कर दो, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। और शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, शॉर्ट्स में भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो क्वेश्चन के आंसर दिया करिए। वो कुमार आंसर देता है सबसे पहले, और तो सब बहुत लेट लेट आंसर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। An admission is number 1, statement suggesting inference as to a fact and issue. Number 2, statement made only in writing. Number 3, statement made only in oral form. And number D, statement made by witness under oath. Statement by witness under oath. Okay. So admission के बारे में पूछा गया है कि admission क्या है। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, हो सकता है आप एक आध में कंफ्यूज हो। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट सजेस्टिंग इन्फरेंस एज टू फैक्ट एंड इशू। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एडमिशन कैन बी मेड बाय, ये मैंने पढ़ाया है, पार्टी टू अ प्रोसीडिंग, एजेंट ऑथराइज्ड बाय पार्टी, पार्टी हैविंग प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. Next question, guys. Question number 13. A confession made due to inducement, threat, or promise is admissible, irrelevant, admissible only in civil cases, या admissible only if corroborated. ओके, तो यहाँ बात हो रही है कन्फेशन की। ऐसा कन्फेशन जिसमें इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है और प्रॉमिस है, क्या वो एडमिसिबल होगा? पढ़ाया है मैंने। क्या वो इरेलीवेंट होगा? क्या वो सिविल केसेस में एडमिसिबल होगा? या वो एडमिसिबल होगा अगर वो कोराबोरेट किया जाए तो? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इरेलीवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल, irrelevant, admissible only in civil cases, या admissible if recorded in writing. Okay, question number 14 everybody. देखिए, पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन किसी काम का नहीं है तो वो इरेलीवेंट ही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से प्रेरित होके उसको मत लिख दीजिएगा। अगर लिखित में भी आप दे रहे हो लेकिन लाइक आई सेड कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति नहीं है तो पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन मायने नहीं रखेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एवरीबॉडी। कन्फेशन ऑफ वन अक्यूज्ड अफेक्टिंग अनदर अक्यूज्ड कैन बी कंसिडर्ड एज a substantive evidence against co-accused, only as corroborative evidence, irrelevant, या फिर admissible only in civil cases. Question number 15 everybody. Confession of one accused affecting another accused, क्या ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस माना जाएगा या एक कोरैबोरेटिव एविडेंस की तरह लिया जाएगा, या इररिलेवेंट होगा या एडमिसिबल होगा सिविल केसेस में? So I think the correct answer to this will be option number B. Okay, so here are all the 15 questions for you people on your screens. If in case आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि कुछ गलत है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है या नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस हमारा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही गाइज, and see you people again tomorrow at the same time. We will be continuing हमारे sections भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, और BNS की भी आपको क्लास जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगी, तो जुड़े रहें और मिस मत करें कोई भी क्लास। Keep on laughing, loving, living and also studying. See you people tomorrow again at the same time. Till then, take care. Bye bye. Good night everybody.